हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट 12 पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कीजिए, देन सेकेंड चैप्टर पे आइए, और जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया वो इस सेकेंड चैप्टर को देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसमें हमने विभाजन पढ़ा, रजवाड़ों का विलय पढ़ा, हैदराबाद मणिपुर पढ़ा और राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ा। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर, स्वतंत्र भारत में राजनीति का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना करना। दूसरा, आजादी के शुरुआती सालों में कांग्रेस का दबदबा। थर्ड, हम पढ़ने वाले हैं विपक्षी दल एवं उनकी नीतियों का उद्भव। की मतलब कि चैप्टर का नाम तो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसमें हम पढ़ेंगे ये 3 टॉपिक। ये 3 टॉपिक हो जाएंगे और हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक हमने इसमें पढ़ने हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना करना। आजादी के शुरुआती सालों में कांग्रेस का दबदबा। थर्ड, विपक्षी दल एवं उनकी नीतियों का उद्भव। तो पहले हम थोड़ा सा परिचय देंगे इस चैप्टर का, देन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना। तो ये यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करना। जैसा कि ये हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में भी ये पहला पॉइंट, पहली चुनौती थी जो हम ये पढ़ चुके थे कि ये चुनौती थी आजादी के बाद लोकतंत्र कायम करना। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है यहीं से, लोकतंत्र स्थापित करना। कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई लोकतंत्र स्थापित करने में, कैसे लोकतंत्र आगे स्थापित हुआ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि किन परिस्थितियों में हमारा देश आजाद हुआ था, कितनी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा था। ऐसे में जो नेता थे वो थोड़े असमंजस में थे, दुविधा में थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि और भी देश थे ऐसे जो उपनिवेश के चंगुल से आजाद हुए थे बहुत पहले, जो गुलाम रह चुके थे उपनिवेशवादों के। तो उन्होंने लोकतंत्र को नहीं अपनाया था। उनका मानना था कि लोकतंत्र इतनी जल्दी, एक अभी अभी स्वतंत्र हुआ देश लोकतंत्र को नहीं अपना सकता। तो उन्होंने अलोकतांत्रिक रास्ते को अपनाया। उन देशों ने लोकतंत्र को नहीं चुना। और हमारे देश के भी कुछ नेताओं का मानना था कि हम लोकतंत्र अभी नहीं लाना चाहिए, हमें अभी लोकतंत्र नहीं अपनाना चाहिए, अभी हमें लोकतंत्र की स्थापना नहीं करनी चाहिए। लेकिन द्वंद्व चल रहा था, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, डिबेट चल रही थी। कुछ राजनेता कुछ और कह रहे थे, कुछ नेता कुछ और कह रहे थे। लेकिन जो हमारे देश के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा नहीं, हम इसे जोखिम नहीं कहेंगे, हम इसे एक रास्ता कहेंगे अपने देश को आगे ले जाने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, विकास करने के लिए, कि नहीं, हम लोकतंत्र को अपनाएंगे और हम इसे आगे लेकर जाएंगे। तो हमारे देश के नेताओं ने यही फैसला लिया। बाकी जो देश थे उनमें और भी तरीके थे शासन चलाने के। वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी, किसी किसी देश में ऐसे देश जो स्वतंत्र हुए हैं वो सिर्फ क्या करते थे, एक ही पार्टी वहां का शासन चलाती थी। किसी देश में सेना के हाथ में ही शासन था, या कोई एक प्रमुख राष्ट्रपति किसी देश का ही शासन चला रहा है। तो उन देशों ने अलग अलग चीजें करी। लेकिन हमारे देश ने कहा नहीं, हम अभी आजाद हुए हैं, हमारे देश में पहले लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अब हमें लोकतंत्र लाना है। तो अभी से हमें शुरुआत करनी होगी और हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें हमारे देश में
चुनाव कराने पड़ेंगे। कैसे? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जैसे हमें बताया गया था 11th क्लास में हमें बताया गया था कि नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था और जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। जन 1950 को इस पे हस्ताक्षर हुए और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया हमारा संविधान। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी जो आने भी वाली है। तो 26 जनवरी को ये लागू हुआ, पारित हुआ। नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 1950 जनवरी को इस पे हस्ताक्षर हुए थे। अब यह डिसाइड हुआ कि जो शासन है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए हमें चुनाव कराने होंगे। तो हमारे राजनेताओं ने यही फैसला लिया लास्ट कि हम चुनाव कराएंगे। तो ये सब हो गया। इसके बाद जनवरी 1950 में ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई। चुनाव आयोग की स्थापना, आप सबको ये पॉइंट्स नोट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं साथ के साथ इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 जनवरी में हुई। तो जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई चुनाव कराने के लिए, तो सबको लगा कि 1950 में ही पहले आम चुनाव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले स्टार्टिंग में लग रहा था ठीक है चुनाव ही तो कराने हैं, चुनाव आयोग की स्थापना कर दो और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और चुनाव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे देश में विभिन्नता थी, देश का आकार बहुत बड़ा था, जनसंख्या बहुत बड़ी थी, बहुत सारे क्षेत्र थे, तो जल्दी से चुनाव कराना पॉसिबल नहीं था। मतदाता सूचियां बनानी थी, प्रांत राज्यों की अकॉर्डिंग तय करना था कि कैसे कहां पर कब चुनाव होंगे। तो ये चीजों में फैसला लेने में बड़ी मुश्किल आ रही थी और आसान नहीं था। तो क्या हुआ, जब 1950 चुनाव आयोग बना तो 3 बार चुनाव स्थगित हुए होने से पहले, लेकिन आखिरकार 1951 से 1952 चुनाव हो गए। अब जो पहला आम चुनाव है वो 1951 अक्टूबर से लेके 1952 फरवरी तक हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे और अलग अलग क्षेत्र में चुनाव कराने थे, तो इसलिए इतना टाइम लगा। लेकिन प्रथम आम चुनाव को हमेशा 1952 के आम चुनाव कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। इसको 1952 के आम चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि जो अधिकांश भागों में वोटिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी, इसलिए इसको 1951 से 1952 को चुनाव नहीं कहते हैं, इसको प्रथम आम चुनाव 1952 ही कहते हैं। तो जो पहली बार पहले आम चुनाव हुए 1952 में हुए। पहले आम चुनाव 1952 पहला, दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव ये हुआ 1962। तीनों में 5-5 इयर्स का गैप है। आप इस
ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हो, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के। तो 1952 में पहला हुआ, 5 इयर्स ऐड करें, 1957 फिर 5 इयर्स ऐड करें, 1962। तो इस ट्रिक से आप तीनों आम चुनावों की ईयर याद रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। करे थे चुनाव आयोग को ही आगे लेकर चलते हैं, कैसे चुनाव हुए, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसे ही हम अब आगे लेकर चलते हैं। ये तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग कब बना, 1950 में, और पहले चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। तो पहले लग रहा था, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, पहले लग रहा था चुनाव कराने इजी होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने देखा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रों का सीमांकन करना है, मतदाताओं की सूची बनानी है, मतगणना भी होगी, तो इन सब में बहुत टाइम लगेगा। और एक और भी परेशानी थी। वो क्या परेशानी थी, जब पहली लिस्ट मतदाताओं की तैयार होकर आई, तो जो हमारे टोटल मतदाता बन रहे थे उस टाइम में, बन रहे थे 17 करोड़। 17 करोड़ मतदाता बन रहे थे। मतदाता जो वोट देने वाले लोग थे, जिनकी लिस्ट बन गई थी, वो 17 करोड़ थे। लेकिन उन 17 करोड़ में से 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनका नाम इस लिस्ट में था ही नहीं, क्योंकि हम इस बार एक पद्धति अपना रहे थे कि हमें वयस्क मताधिकार को सिद्धांत पर हमें इलेक्शन कराने हैं, कि जितने भी लोग 18 इयर्स प्लस 18 है या 18 इयर्स के हैं वो वोट दे सकते हैं। कई ऐसे देश थे जिन्होंने अभी तक महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया था, उसके बिल्कुल अपोजिट जाकर हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना रहे थे कि ये जो 18 इयर्स का है या जो 18 इयर्स प्लस है वो वोट देगा ही देगा। जब लिस्ट बनी, वयस्कों की लिस्ट बनी, उसमें भी बहुत टाइम लगा। तो 17 करोड़ मतदाता निकल कर आए, उस लिस्ट में 17 करोड़ लोगों का नाम था, लेकिन उन 17 करोड़ में भी वो 40 लाख महिलाएं ऐड नहीं हुई थी। तो इन महिलाओं को नाम दिया गया अला की बेटी फला की बीवी। क्या नाम दिया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अला की बेटी फला की बीवी कि बोला गया कि इसी तरह से यही नाम देकर इनको चुनाव करा देंगे, वोटिंग करा देंगे इनसे। लेकिन जो हमारा चुनाव आयोग है उसने साफ मना कर दिया, नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, दोबारा से लिस्टिंग करो, दोबारा से सब कुछ करो, इनका नाम ऐड करो लिस्ट में, देन हम चुनाव कराएंगे। फिर और ज्यादा टाइम लग गया आगे चल के। अब एक और प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा था। 17 करोड़ लोग तो थे ही, फिर ये 40 लाख महिलाएं उस लिस्ट में ऐड नहीं थी, प्लस जो जितने भी ये तादाद थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% ही ऐसे लोग थे जो साक्षर थे, एजुकेटेड थे। अब एक ऐसे देश में चुनाव कराना, इतने बड़े, इतने सारे लोग, 17 करोड़ लोग, और 17 करोड़ लोग में सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे, तो वहां चुनाव कराना और ज्यादा मुश्किल हो गया। चुनाव मुश्किल के साथ साथ एक ऐसी पद्धति चुननी थी कि सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो सब इजीली वोट डाल सकें। ऐसी पद्धति को सोचने में भी बहुत टाइम लगा। बैलेट पेपर से उस टाइम पे वोटिंग होती थी, अब तो ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, पहले इतना इजी नहीं था, स्टार्टिंग बहुत टफ थी इन चीजों की। तो और ज्यादा टाइम लगता गया इन सब में, क्योंकि एक ऐसी पद्धति चुननी थी कि इजीली वोट कराए जा सके। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे, 17 करोड़ मतदाता। अब इन 17 करोड़ मतदाताओं को 3200 विधायक और 489 सांसद चुनने थे। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, मतलब चुनाव कराना इतने बड़े लेवल पे कैसे करा लिया चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग ने 3 लाख
चुनाव कर्मी और अधिकारी चुने। कितने? 3 लाख। 3 लाख अधिकारी और चुनाव कर्मी चुने और उन्हें प्रशिक्षित किया कि कैसे वोट डालने की पूरी प्रक्रिया होगी, आप लोगों को ऐसे बताएंगे, ऐसे करेंगे, हर एक चीज की ट्रेनिंग दी गई। और जब ये वोटिंग हो गई, सब हो गया, तो सिर्फ वोटों को काउंट करने में, मतगणना करने में 6 महीने का वक्त लगा। तो ये पॉइंट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो मतगणना हुई थी उसमें कितना समय लगा था। तो मतगणना में 6 महीने का समय लगा था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि कुछ लोग जो थे वो चुनाव कराने के लोकतंत्र की सहमति में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे। तो जो एक संपादक था, एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने कहा कि जो ये चुनाव है, पहले आम चुनाव है या जो भी चुनाव है, जो ये पहली बार हो रहा है ये सब इंडिया में स्वतंत्रता के बाद, ये सदी का सबसे बड़ा जुआ कहलाएगा। उसने ऐसा अपना पक्ष रखा, उसने ऐसा छापा कहीं पर, बोला कि ये सदी का सबसे बड़ा जुआ कहलाएगा। लेकिन आगे चलकर और भी लोग थे जो इसके विरोध में थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छा चुनाव नहीं करवा पाएंगे, ये चुनाव सक्सेसफुल नहीं होगा, ये चुनाव सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन ये चुनाव सक्सेसफुल हुआ। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद भी हमारे देश के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम चुनाव कराएंगे ही कराएंगे और ये चुनाव सफल रहेगा। और ऐसा ही हुआ। जब ये चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार बन गई, उसके बाद जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने ही बोला कि ये चुनाव इस सदी का, इस देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। जो इस चैप्टर का भी नाम है एक दल का प्रभुत्व, और वो एक दल है कांग्रेस। जो पहले आम चुनाव हुए 1952 में, सेकेंड आम चुनाव हुए 1957 में और थर्ड आम चुनाव हुए 1962 में। तीनों चुनावों में ही कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस का ही दबदबा रहा। अब उसका रीजन बहुत अनोखा रीजन नहीं है। जैसे कि सबको पता है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, उसने देश की आजादी में भाग लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था, बहुत ज्यादा कार्यक्रम भी करे इस देश को आजाद कराने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को रास्ता भी दिखाया, बहुत कुछ करा। तो लोकप्रिय हो गई थी कांग्रेस पार्टी वोट। और कांग्रेस पार्टी से ही जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी कांग्रेस से ही थे। तो लोकप्रियता इतनी बढ़ गई और लोगों को लगा कि नहीं, ये वो पार्टी थी जिसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमें आजादी दिलाई, हमारे लिए आंदोलन करा। तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट हो चुका था कि नहीं, यही वो पार्टी है जो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है और जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए पहले 3 आम चुनावों में लगातार कांग्रेस की ही जीत होती रही, पहले चुनाव में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो ये ही हमारा सेकंड टॉपिक है, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, यही हमें पढ़ना है। तो लोग ज्यादा आश्चर्य नहीं हुए थे कि जब कांग्रेस की भारी भरकम जीत हुई प्रथम आम चुनावों में, यह लाजमी था, यही होना था, सबको पता था कि कांग्रेस ही भारी मतों से जीतेगी। लेकिन इतना अच्छा जीतेगी ये किसी को नहीं पता था। ज्यादा मिलेंगे पता था, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया मिल गए। जैसा मैंने आपको बताया था, 489 सांसद चुनने थे, टोटल 489, जिसमें से 362 किसके बने? सिर्फ कांग्रेस के। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जिससे सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें मिली। तो आ सकता है कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 16 सीटें मिली और वो दूसरे नंबर पर रही। तो ये सारे पॉइंट्स, फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए।
तो जैसा हमने पढ़ा कि लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए और इसमें भी कांग्रेस को बहुत अच्छी जीत मिली। कुछ हिस्से थे, कुछ राज्य से, जैसे त्रावणकोर, केरल, मद्रास, उड़ीसा, इन जगहों पे नहीं सीटें मिली थी। बाकी इन सबको छोड़ के बाकी राज्यों में कांग्रेस को पूरी सीटें मिली थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि लेकिन जो 1952 से लेके 1962 तक बहुत बुरी तरह हावी रही कांग्रेस, लेकिन 1957 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा अच्छी सीटें नहीं मिली कांग्रेस को, इसलिए 1957 में उसको केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा और ये गठबंधन की सरकार बनी। तो कभी किसी किसी जगह पर वोट नहीं भी मिले, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मिले। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति मतलब कि जो इसका ये प्रभुत्व चल रहा था, एक के बाद एक के बाद एक ही चुनाव जीत रही थी, इसकी ऐसी कैसी प्रकृति थी कि इसका ही प्रभुत्व हो रहा था। तो ये टॉपिक अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो भारत देश है या एक इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसमें एक पार्टी का प्रभुत्व चल रहा हो। और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें एक पार्टी का प्रभुत्व चला आ रहा है या कभी चला था, अब नहीं है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जिसमें एक दल का प्रभुत्व रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेक्सिको, ठीक है, बेलारूस, क्यूबा, सीरिया, मेक्सिको मैं बोल चुकी हूँ। ये वही सारे देश हैं जहां पर एक दल का प्रभुत्व रह चुका है, लेकिन इनमें इनके एक दल के प्रभुत्व में और हमारे देश के एक दल के प्रभुत्व में बहुत बड़ा अंतर है। जो इन देशों में एक दल का प्रभुत्व चल रहा था वो लोकतंत्र की वजह से चल रहा था कि चुनाव हुए, जीते, लोकतंत्र था, इसलिए चल रहा था कि जीते और बैठ गए। लेकिन हमारा जो था एक दल का प्रभुत्व क्यों चल रहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली थी, लोगों ने एक दूसरे को देखकर होड़ करी और एक के बाद इसी होड़ के चलते कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई, प्लस इसकी लोकप्रियता। तो दूसरे देश के एक दल के प्रभुत्व में और हमारे देश के एक दल के प्रभुत्व में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हमारे देश का एक दल का प्रभुत्व मिलता है साउथ अफ्रीका के एक दल के प्रभुत्व, बिल्कुल सेम है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति चल रही थी, जब वो रंग भेद की नीति समाप्त हुई तो अफ्रीकन कांग्रेस जो थी उसका बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिसकी वजह से वहां पे भी उस एक दल का प्रभुत्व चला अफ्रीकन कांग्रेस का, क्योंकि उस रंग भेद की नीति को समाप्त करने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन और देश को आजाद करने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी, ऐसे ही वो भी बहुत फेमस हो गई थी। और वो वहां पे भी दक्षिण अफ्रीका में भी एक दल के प्रभुत्व का दौर चला था, जैसे इंडिया में। तो इस दोनों एग्जाम्पल को हम सेम ले सकते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति की, कैसे इतनी फेमस होती चली गई, किन कारणों से इतनी फेमस होती चली गई कांग्रेस कि एक के बाद एक आम चुनाव वो जीतती चली गई। तो कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का ही एक और टॉपिक है, उसके अंदर ही एक टॉपिक है ये कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में, मतलब कि कांग्रेस ने ऐसा क्या करा था, सोशल लेवल पे ऐसे कौन से गठबंधन करे थे और विचारों के ऐसे कौन से गठबंधन करे थे, कैसे उसने अपने आप को रखा था कि लोग उसके साथ एक के बाद आते जुड़ गए। हम धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है जो इसी का, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का ही एक टॉपिक है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। तो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है कि कैसे कांग्रेस ने स्टार्ट किया और कैसे कैसे वो पहले आम चुनाव तक जीत हासिल करती गई।
कैसे उसने अपनी इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, क्यों, रीजन क्या था कि लोग कांग्रेस को ही चुन रहे थे। जैसे मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसलिए भी पॉपुलर हो रही थी, लोग मान रहे थे कांग्रेस को, क्योंकि जब पहले आम चुनाव हुए तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम आम चुनाव के बाद बने थे वो। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि नेहरू जी इस पार्टी में हैं और कांग्रेस के वो हमेशा हिस्सा रहे हैं, अब ये जीत भी गए हैं तो और पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और बाकी आम चुनाव भी ये जीतते गए और ये भी एक रीजन बना। ठीक है, तो अब हम आगे ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सब मैं पढ़ा रही हूँ, कांग्रेस की प्रकृति, ये सामाजिक और गठबंधन, विचारात्मक गठबंधन, ये इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि जो लगातार कॉन्जिक्यूटिवली जीत हो रही थी कांग्रेस की, लगातार क्रमागत जीत हो रही थी, तो वो किस कारण से जीत रही थी, उसकी प्रकृति क्या थी, रीजन क्या थे। तो उस क्वेश्चन में आप ये सब डाल सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। तो हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जब इसकी स्टार्ट हुई तो ये इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, इसमें कुछ नेता थे, कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। और कौन थे वो थे शहरी लोग, उच्च वर्ग के लोग, ये सब वकील, इस टाइप के लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था। लेकिन धीरे 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 जैसे 20वीं सदी आती गई, इसमें जो हमारे अपर मिडिल क्लास होते हैं वो इसके साथ जुड़ गए, और भी जाति के लोग इसके साथ जुड़ गए, व्यापारी लोग जुड़ गए, कामकाजी लोग जुड़ गए। धीरे 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 लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के साथ आता गया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, और राष्ट्रीय आंदोलन ने जब आग पकड़ी, उस समय जैसे आग कब पकड़ी, जैसे इन्होंने उस टाइप के आंदोलन करे थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हर तरह के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर भाषा, हर जाति के लोग इससे जुड़ने लगे। चाहे वो निम्न जाति के हों, वो लोअर मिडिल क्लास हों, वो गांव के लोग हों, हर तबका, हर तरह के लोग कांग्रेस से आके जुड़ गए और कांग्रेस को एज अ प्लेटफॉर्म के रूप में देखने लगे। और कांग्रेस का दबदबा बढ़ता गया, उसकी वैल्यू बढ़ती गई, लोगों के नजर में उसका पद ऊंचा होता चला गया। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, जो आजादी के बाद देश का शासन चला रही थी वो थी अंतरिम सरकार, और उसके मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष थे वो बने बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये दो लोग इसके मंत्रिमंडल के सदस्य बने। आगे चल के इसमें और लोग जुड़ते गए, ऐड होते गए, तरह तरह की जाति के लोग ऐड होते गए, तरह तरह के राजनीतिक, जो क्या होता था पहले कांग्रेस जब स्टार्ट हुई तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई अलग विचारधारा वाला व्यक्ति, कोई नेता इसमें आके जुड़ जाता था, और सबका अपना अपना विचारात्मक सोच थी, सबके अपने सिद्धांत थे, सबके अपना संविधान था। लेकिन धीरे 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 ये लोग कांग्रेस से अलग होते चले गए आफ्टर आजादी के बाद। और यही लोग, यही पार्टियां, यही लोग आगे चलकर विपक्ष बन के उभरे, यही विपक्ष बन गए कांग्रेस के आगे चलकर। अब क्या हुआ, हर जाति, भाषा, धर्म, समूह, संगठन के लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे, और कांग्रेस का जो क्षेत्र था और विस्तृत हो गया, और कांग्रेस ने अपनी एक पकड़ बना ली। तो यही रीजन था इसका, सामाजिक गठबंधन यही था जिसकी वजह से ये बहुत ऊंचा उठ के आया और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। ये सारे रीजन थे जिससे कि ये जीत रही थी।
अब हम पढ़ेंगे इसमें जो विचारात्मक गठबंधन। विचारात्मक गठबंधन से हमारा क्या मतलब है कि जितने भी अलग अलग विचार के लोग थे, चाहे वो शांतिवादी हों, चाहे वो रेडिकल हों, चाहे वो गर्मपंथी हो, कंजर्वेटिव हो, नरमपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, सब के सब आकर जुड़ रहे थे किससे? कांग्रेस से। तो विचारों को भी, अलग अलग विचारों को भी कांग्रेस ने अपने अंदर समाहित करा, जिससे इसकी छवि और अच्छी होती गई और ये सबको ये दिखाने में कामयाब हुए, जनता को भी और देश को, सबको, कि देखो हम हर चीज को साथ लेकर चल रहे हैं, समाज को भी, अलग अलग सोच वाले व्यक्तियों को भी। तो ऐसे बहुत बढ़ चढ़कर सामने आई कांग्रेस। अब हम अपना टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो टॉपिक है ये, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। अब ऐसा नहीं था कि कोई विपक्षी पार्टी थी नहीं, कभी इकलौती पार्टी थी कांग्रेस, ऐसा भी नहीं था। ठीक है। तो जो आज की लगभग जितनी भी पार्टियां हैं, गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, उन जो 1950 में जो विपक्ष थे कांग्रेस के, तो आज की पार्टियां जो हैं उनकी झलक आप देख सकते हैं, उन्हीं विपक्ष पार्टियों की झलक। ठीक है। तो जब स्टार्ट हुई राजनीति, स्टार्टिंग में तो जो जुड़ाव था आपस में विपक्ष का, कांग्रेस का, आपस में बहुत अच्छा था। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, भावनाओं की इज्जत करते थे, विचारों की इज्जत करते थे। जैसे कि जो हमारे नेहरू जी हैं, वो उनका जो झुकाव है वो समाजवाद की तरफ शुरू से ही रहा है। तो जो हमारे समाजवादी नेता हैं जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने न्योता दिया उनको कि आइए आप पार्टी से जुड़िए। अगर विपक्ष अच्छा हो तो भी राजनीति में सही चीजें बनी रहती है। विपक्ष भी ध्यान रखती है कि जो सत्ता में पार्टी है वो क्या कर रही है, तो विपक्ष अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये परस्पर भाईचारा, अच्छी सोच, ये सब चल रही थी। लेकिन ये कब बदली, ये राजनीति कब बदली? जब धीरे 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 प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, तो ये जो अच्छी सम्मान की भावना है वो खत्म होती चली गई। तो जो ये हमारा लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर था, बहुत यूनिक रहा। इसमें आके कांग्रेस के साथ अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग जुड़े। इस वजह से कांग्रेस का लेवल बहुत बढ़ता गया और उसने हर तबके, हर तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करा। कांग्रेस पार्टी एक समावेश की तरह दिखी और समावेशन हुआ राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से। ये सब जुड़ पाए और कांग्रेस यहाँ तक पहुंच पाई। तो हम अपना ये सेकंड चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आगे हमारी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। और कल हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो लाने वाले हैं। हम टोटल 5 to 6 वीडियोस बनाएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में, जो मार्च में होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का 12th का। तो हम ये वीडियोस लाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।